अदर्स गेम, क्योंकि वो ऑर्डर्स तो आने हैं, वो तो बंद नहीं हो सकते। तीसरा, मैं आज एक नाम ऐड कर रहा हूँ और आपको बड़ी हैरानी होगी मेरा ये नाम सुन के कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली बदअमनी का फ़ायदा किसको है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और वो क्यों, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ये सारी कहानी शुरू कहाँ से हुई? ये कहानी शुरू हुई जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म बने। उस वक्त सबसे पहले आपको याद होगा कि आपके कानून जब बना, आइन जब बना, तो उसको इस्लामिक स्टेट किया गया, उसमें शराइत रखी गई। उसके बाद सडनली तमाम आलमी बरादरी को, मुसलमान बरादरी को इतना प्यार हो गया पाकिस्तान से कि यहाँ पे इस्लामिक समिट हो गया। 74 में इस्लामिक समिट हुआ, हर इस्लामी लीडर भी यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम इस्लामिक बॉम्ब की तरफ जाना शुरू हो गए और एक थ्योरी आना शुरू हो गई कि जनाब लिबिया हमें फाइनेंस करेगा और फलां हमें पैसे देगा और हम एक इस्लामिक बॉम्ब बनाएंगे, उसके बाद आइंदा कभी किसी मुसलमान मुल्क को कोई ख़तरा लाहक नहीं होगा। हुआ क्या कि जो हमारे एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स थे उस वक्त, जो ट्रेड और इकानमी के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स थे, RCD वगैरह जो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स थे, टर्की, ईरान और पाकिस्तान, ये तीन मुल्क थे जो आपस में बिल्कुल कनेक्टेड थे। ट्रेड से, कल्चर से, हर चीज़ से उनको अलहदा किया गया। RCD को रिडंडेंट किया गया और एक नई पार्टनरशिप्स, एफिलिएशंस और जो है उनको इन प्लेस किया गया। अब जब ये हुआ तो आपको याद होगा कि ईरान में पहले एक चेंज नजर आई कि पूरे रीजन में एक बड़े कैलकुलेटेड तरीके से रिलीजन जो है उसको ऊपर लेके आया गया। पाकिस्तान में ये ज़ियाउल हक के ज़रिए शुरू किया गया। वो भुट्टो साहब का उसमें काम था थोड़ा बहुत, क्योंकि इस्लामिक तो शुरू तो उस टाइम से होना शुरू हो गया, बट जनरल ज़िया ने इसको आके कैपिटलाइज किया। ईरान में रेवोल्यूशन आया, अफगानिस्तान में चेंजिंग ट्रेंड्स आ गए। खुद इंडिया जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करता है, 2 दफ़ा शिवसेना की वहाँ पे हुकूमत आई जो हिंदू इंतहा परस्त थे, और फंडामेंटलिज्म की वो वेव जो है वो खुद इंडिया के अंदर आके ना सिर्फ आई बल्कि वो वहाँ पे ठहर गई, क्योंकि शिवसेना जो है वो वहाँ पे एक हकीकत है, मुसल्लमा हकीकत है। फिर वहीं पे नक्सलाइट्स ने जन्म लेना शुरू कर दिया, वहीं पे माओइस्ट ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया, और वहीं पे दीगर ऐसी चीज़ें जो थी श्रीलंका वगैरह इन सारों से लिंक वो भी शुरू होना शुरू होगी। मैं आपको कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं दे रहा, मैं आपको जो भी बात बता रहा हूँ ये आप गूगल पे जाएं और इसको आप क्रॉस चेक कर लें कि मैं आपको सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। अब क्या हुआ, इमाम खुमैनी आए पेरिस से वापस, ईरान के अंदर आए। जब इमाम खुमैनी आए तो ईरान में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया। गालिबन मॉडर्न वर्ल्ड का, मॉडर्न दुनिया की तारीख का ये सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था, और इसने एक बहुत बड़ी रजीम को, बहुत स्ट्रांगली एंट्रेंच रजीम को ना सिर्फ ओवरथ्रो किया बल्कि उसका नामो निशान सिरे से मिटा दिया। इतना कि रज़ा शाह पहलवी जो कभी तख्त पे ताज लगा के बैठते थे, एंड में उनकी जस्द खाकी को दुनिया भर में ठोकरें खाना शुरू हुई। ईरान की ये जो राइज थी और ईरान की ये जो फंडामेंटल ग्रोथ थी, इससे बहुत लोग खाइफ हो गए, और खाइफ होने की वजह ये थी कि ईरान एक नज़रियाती तौर पे एक इस्लामी मुल्क, और इस्लामी मुल्क जो ऑयल रिच कंट्री था, ऑयल रिच कंट्री था, और उस ऑयल रिच कंट्री को किसी से ज़रूरत नहीं थी पैसे मांगने की, भीख मांगने की, ये वो। और अगर वहाँ पे किसी भी फॉर्म में, मैंने आपको बताऊं कि इसमें शी और सुन्नी होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी भी फॉर्म में अगर इस्लाम जो है वो कहीं पे सक्सेसफुल नज़र आता है इन एनी वे, तो वो एक लम्हा फ़िक्र था फॉर सर्टन पीपल। अब उसको ईरान को कट टू साइज़ करना था, लेकिन कट टू साइज़ करने के लिए उस वक्त अमेरिका से फोर्सेस नहीं आ सकती थी। उस वक्त फ्लाई करके 2-2 समुंदर पार करके वो नहीं आ सकते थे, बैरी बेड़े उनके। तो वहाँ पे क्या किया गया, मुस्लिम कंट्रीज़ को इंगेज किया गया। इन कम्स सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन साहब ने ईरान के साथ एक शदीद गल्फ वॉर, यानी उस वक्त ईरान इराक वॉर जो शुरू की, वो कई साल पे मुहित रही। और फिर जब लोगों को ये पता चला कि अब दोनों लड़ के बिल्कुल बतदरीज कमज़ोर हो गए हैं, और ईरान की भी सकत ख़त्म हो गई है और इराक़ की भी सकत जो है वो ख़त्म हो गई है, तो फिर लेकिन इराक़ बहरहाल एक थ्रेट था, और बाथ पार्टी जो थी वो उसको थ्रेट समझते थे लोग, सद्दाम हुसैन को, इराक़ को कट टू साइज़ करने का फ़ैसला किया गया। और फिर इजराइल ने एक 2 मिनट्स यानी 2 मिनट का रेड किया बगदाद के ऊपर,
जिसमें इराक का जो डेवलपिंग न्यूक्लियर रिएक्टर था उसको टारगेट किया गया और उसको उड़ा दिया गया। और एक हकीकत है कि जब इजरायली एयरफोर्स के प्लेन्स पूरी मिडल ईस्ट की एयर स्पेस क्रॉस करके, पूरी स्पेस क्रॉस करके जब इराक के ऊपर आए, तो उस वक्त सऊदीज के जो एवैक्स तैयारे थे उन्होंने उनको कैच कर लिया, उन्होंने उनको डिटेक्ट कर लिया, लेकिन उन्होंने इराकियों को नहीं बताया। और एक आम तासुर ये है कि शायद उनको पहले से पता था और इसलिए उन्होंने किसी को वार्निंग साइन नहीं देना था। उसके बाद इराक जो न्यूक्लियर उसकी फैसिलिटी थी वो ट्रिपल हो गई वहाँ पे। फिर हमारे दोस्त बनना शुरू हो गए। कदाफी को बड़ी मोहब्बत हो गई पाकिस्तान से, फैसल साहब को बड़ी मोहब्बत हो गई पाकिस्तान से। एक बॉम्ब के लिए पैसे दे रहा है, एक ऑयल के लिए हमें पैसे दे रहा है, और हमारे ऊपर शराइत ये लगाई जा रही हैं कि जी हमने RCD तो बिल्कुल देखना नहीं है, और दीगर जो हमारे ममालिक हैं, जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं, उनके ऊपर हमने नजरें नहीं डालनी। वो कौन से ममालिक हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा। ज़ियाउल हक के पीरियड के दौरान ही यहाँ पे सेक्टेरियनिज्म शुरू होना हो गया। उसमें मुख्तलिफ लोग उसमें आलाकार बने। मैं एक का नाम नहीं लूँगा, दो का नहीं लूँगा, तीन का नहीं, उसमें बहुत से लोग आलाकार बने। कुछ को कहा जाता है कि सऊदी हुकूमत की पुष्प बनाई थी, कुछ को कहा जाता है कि इराक की थी पुष्प बनाई, कुछ को कहा जाता है लिबिया की थी ख़ास तौर पर, और ऑफकोर्स कुछ को कहा जाता है कि उनको फिर ईरान की पुष्प बनाई थी, अहले तशी का एक जो ग्रुप था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि पाकिस्तान में कुछ तंजीमें ऐसी हैं, अब बड़े सियासत में हमारे बड़े बड़े नाम हैं, मैं अब नाम उनके क्या लूँ, आप सब जानते ही हैं। उन्होंने लिबिया से चंदे लेना शुरू किए। चंदे किस नाम पे आए? चंदे आए कुरान मजीद के नुस्खे छापने के लिए, मदारिस बनाने के लिए, और मदारिस की एक बहुत लंबी स्ट्रिंग जो है, तकरीबन 44,000 मदारिस जो है मुल्क भर में वो बनाए गए। मैं मदारिस के हक में हूँ बाय द वे। मैं समझता हूँ कि मदारिस या मदरसा जो है एक बहुत बड़ी NGO होती है जो खाना भी देता है, रोटी भी देता है, कपड़ा भी देता है, तालीम भी देता है, लेकिन मैं उनके यूज़ या उनके कंट्रोल की ऊपर आ रहा हूँ कि जो लोगों को इंटरेस्ट था या बैरूनी ताकतों को इंटरेस्ट था, हमेशा हमने अपने ऊपर किया कि अमेरिका अमेरिका अमेरिका, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि खुद हम भी जिम्मेदार हैं और ख़ुद उसमें काफ़ी मुसलमान अक़वाम भी जिम्मेदार हैं। पिछले कुछ सालों से, अगर ये मैं बिल्कुल आपको मुसल्लमा हकीकत बता रहा हूँ, हो सकता है कि अल्लामा साजिद नकवी साहब या मौलाना लुधियानवी साहब इन दोनों को मेरी इस बात पे एग्री ना करें, ये उनका हक है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि शिया सुन्नी फसाद जो है वो बतदरीज कम हुआ है। और आप जो सेक्टेरियन आप इंसिडेंट्स देख रहे हैं वो इस तरह से हैं कि मुहर्रम आशूर का दिन है और बम ब्लास्ट हो गया और उसमें अनगिनत लोग जो हैं वो शहीद हो गए। क्या आप देख रहे हैं कि 11 साला बच्चे को जिस तरह से बेदर्दी से कल टारगेट किया गया, और यानी ये भी हो गया। इसमें ये अहले तशी ज़रूर मर रहे हैं, लेकिन उस तरह की टारगेटेड किलिंग नहीं है जो आज से 10 साल पहले होती थी कि उलमाए कराम को निशाना बनाया जाना सिर्फ, या फला को बनाया जाना। गो दोनों साइड्स पे क्लेम्स बतदरीज हैं और कि जी हमारे इतने उलमा शहीद हुए, हमारे इतने उलमा शहीद हुए, लेकिन इनको जब भी आपस में बुलाया गया तो सेंसिबिलिटी हैज़ प्रिवेल्ड ओवर देयर। लेकिन अब ख़ास तौर पे कोयटा को टारगेट किया जा रहा है, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। आप याद करें कि जनरल मुशर्रफ जो मंजूर नज़र थे अमेरिका के, और उनकी हर बात अमेरिका को उनके मुंह से निकली हुई ऐसे लगती थी जैसे किसी ने खूबसूरत कोई सुर छेड़े हैं। जनरल मुशर्रफ को बहुत यहाँ से शर्मिंदगी उठा के पाकिस्तान से ऐसा जाना पड़ा कि वो पाकिस्तान वापस आने का अब सोच भी नहीं सकते। अमेरिका ने उनके ऊपर 3 शराइत रखी थी, और ख़ुद मैंने जनरल मुशर्रफ से एक इंटरव्यू में ये सवाल पूछा था और उन्होंने इन तीनों शराइत पे हामी भरी थी कि हाँ ये तीनों शराइत थी और ये हमें काबिल कबूल नहीं थी। एक थी बूट्स ऑन द ग्राउंड कि अमेरिका चाहता था उसके अमेरिकन जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हों, जैसे आपने बाद में देखा रेमंड डेविस और इस तरह के और बहुत से लोग। दूसरा कंट्रोल ऑफ गवादर क्यों कंट्रोल करना चाहते थे अमेरिका, या उसमें सऊदीज का क्या इंटरेस्ट है वो आपको बताऊंगा। और तीसरा स्ट्रेटेजिक डिस्टेंसिंग विद चाइना से दूरी। चाइना को क्यों हमसे दूर करना चाहते हैं लोग, और उसमें उनका क्या बेनिफिट है, हमारा क्या फ़ायदा है, चाइना का क्या नुकसान है। इसके लिए आपको गवादर की पोजीशनिंग देखनी पड़ेगी। आज तक जो आपको हर आदमी बताता रहा कि हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है या हमारी स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल लोकेशन जो है वो बड़ी अहम है। वो लोकेशन क्या है? अगर आप इसको देखते हैं
तो आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान के चारों तरफ से जब आप उसको देखते हैं कि अगर आपका गवादर एक फंक्शनल आपका पोर्ट है, तो आप ईरान और अफगानिस्तान को अगर एक्सेस चाहिए इंडिया ट्रेड करने के लिए, एनर्जी रिसोर्स देने के लिए, तो वो सिर्फ पाकिस्तान के थ्रू होती है। अगर चाइना को ट्रेड करना है मशरिक वस्ता से, तो उसका सबसे छोटा रूट जो है वो पाकिस्तान बनता है। अगर मिडल ईस्ट में कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यमन को चाइना की एक्सेस चाहिए, तो उनको पाकिस्तान जो है वो गवादर के थ्रू जाना पड़ता है। और गवादर जो है चाइना को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहा है शॉर्टेस्ट पॉसिबल ट्रेड रूट दे के। अब हो क्या रहा है कि एक तरफ ये चाइनीज इकोनॉमी है, उसके ऊपर मैं आता हूँ, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन टूट गया। आप जब ये रेवोल्यूशन आ रहा था ईरान का, उसके बाद जंग भी हुई, तो आपको याद आएगा कि सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया और नई जो है स्टेट्स इमर्ज करना शुरू हो गई। कार रिपब्लिक जिनको कहा जाता है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक स्टेट्स जो हैं, काज जो है, ये दुनिया की सबसे बड़ी इमर्जिंग मार्केट जो है और एक इकोनॉमिक रिटेल मार्केट जो है ये इमर्ज होना शुरू हुई, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें थी, क्योंकि अपने अपने मुल्कों में तो सबने एग्जॉस्ट कर लिए अपने रिसोर्स भी, और यही वो जगह थी जहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा रिसोर्स भी है, एनर्जी रिसोर्स भी, गैस भी, ऑयल भी, आफ्टर मिडल ईस्ट। अब होता क्या है कि अगर आप पिछले चंद सालों का हिसाब लगाएं चाइना का और चाइना की ग्रोथ का, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद 2007 में जो आया और उसके बाद आप देखते हैं तो चाइना ने पिछले 3 साल में $7.2 ट्रिलियन की ग्रोथ पैटर्न शो किया, $7.2 ट्रिलियन का ग्रोथ पैटर्न शो किया, जबकि उसके बरक्स जो है चाइना अमेरिका, उसने 0.6 ट्रिलियन यानी 0.6 ट्रिलियन उसकी ट्रेड और बिजनेस में उसकी ग्रोथ हुई। अब चाइना जब इतना कुछ ले रहा है और वहाँ पे हर किस्म की फैक्ट्री लग रही है, जब वहाँ पे हर किस्म की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सुई से लेकर टैंक तक हर चीज़ वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है, तो उनको एनर्जी रिसोर्स चाहिए, उनको कुदरती वसाइल चाहिए। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा बायर जो है और इंपोर्टर तेल का वो चाइना है। इस वक्त गैस की सबसे ज़्यादा कंजम्पशन जो है वो चाइना में है कि दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो चाइना में है। अब गवादर को अगर चाइना को अगर गवादर का कंट्रोल दिया जाता है, तो क्या सिचुएशन क्रिएट होती है कि वहाँ पे उनके पास कितने एनर्जी रिसोर्सेज है। मैं आपको एक मैप के ज़रिए दोबारा दिखाना चाह रहा हूँ कि एनर्जी रिसोर्स जो है वो गवादर के थ्रू क्या आता है। जी, ये अगर आप प्रपोज्ड एनर्जी रूट्स जो हैं कि अगर गवादर डेवलप हो जाता है और गवादर एक पोर्ट के तौर पे डेवलप होता है, तो चाहे वो ईरान हो, चाहे वो कजाकिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, और तुर्कमेनिस्तान हो, वहाँ से सारे जो एनर्जी रूट्स हैं वो जब भी निकल के आएंगे दे विल हैव टू गो थ्रू पाकिस्तान। तो इसमें हुआ क्या, इसमें होना ये है कि पाकिस्तान में आप एक लम्हे के लिए फर्ज कर लें कि हर किस्म की इंडस्ट्री बंद होगी, हर किस्म का कारखाना बंद हो गया और आपके पास कोई कारोबारी जिंदगी नहीं है, लेकिन आप बैठ के सिर्फ जिसे हम जट की जुबान में कहते हैं राहदारी ले रहे हैं। राहदारी अगर आप ले रहे हैं कि हर जाने वाले ट्रक से, हर जाने वाले जहाज से आप किराया वसूल कर रहे हैं और रुपए में चवानी ले रहे हैं या रुपए में 10 पैसे ले रहे हैं, तो आपके बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आपका ट्रेड इनकम है। वो क्यों है, आपको मैं इस पे भी एक बड़ी पुरानी सी चीज बतानी पड़ेगी कि मार्को पोलो आप याद करें। मार्को पोलो का आपने नाम पढ़ा होगा, सुना होगा, वेनिस से निकला था, इटली से। मार्को पोलो ने जब अपना सफ़र का आगाज़ शुरू किया और वो चाइना भी गया और वो दीगर ममालिक में होता हुआ गया था, उसके रूट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पता चलता है ना सिर्फ आज बल्कि सदियों पहले, यानी यही रूट थे और यही ममालिक थे या यही वो लैंड एरिया था जो जिसकी जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि वो ट्रेड को कनेक्ट करता था। अब ईरान ने और पाकिस्तान ने एक बड़ी खतरनाक बात कर ली। उन्होंने क्या किया कि कहा कि जी हम गैस पाइपलाइन बिछाते हैं। ईरान
इंडिया पाकिस्तान, इन्होंने गैस पाइपलाइन बिछानी। अब वो सारा उस पर काम हो गया, सारी वर्किंग हो गई, स्पेंडिंग हो गई। 2 दिन पहले इंडिया ने कहा कि जी हमने इस गैस पाइपलाइन में हिस्सा नहीं डालना, हमने ये नहीं लेना, और वो प्रोजेक्ट जो है वो सडनली कोलैप्स हो रहा है वहां पे। क्योंकि अगर ये गैस पाइपलाइन आती तो ना सिर्फ गैस आपको आती, वो तो आती, लेकिन आपकी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पूरे बलूचिस्तान के रीजन में आनी थी, वो वहां पे बहुत से यानी मसाइल जो जन्म ले चुके हैं उनका दम तोड़ देती। बलूचिस्तान में मजीद क्या हो रहा है, इंडिया कैसे वहां पे इन्वॉल्व है, वो क्या कर रहा है, एनर्जी रिसोर्स के लिए अगर बलूचिस्तान को अलग किया जाता है पाकिस्तान से या वहां पे अफरा तफरी रखी जाती है तो ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को क्या फायदा होता है। एक ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगा तो लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल, साबिक DG ISI मेरे साथ होंगे, बट ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। जल्दी से मैं आपको दिखा दूं आपकी स्क्रीन पे सेंट्रल एशियन ऑयल रिजर्व्स क्या हैं इस वक्त और उनकी वर्ल्ड रैंकिंग्स अगर आप देखते हैं, काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, और फिर आप देखते हैं इनके नेचुरल गैस रिजर्व प्रोडक्शन अगर आप इनकी देखें तो सबसे इंटरेस्टिंग बात उसमें यह है कि ये यूटिलाइजेशन और मार्केट शेयर है। आपकी स्क्रीन से मैं कोशिश करता हूं दिखाने की, और यानी ये कई जगहों पे आप देखेंगे कि एक्सप्लॉइट ही नहीं हुआ है, ये एक्सप्लोर ही नहीं हुआ है। जब उनका ट्रेड होगा, जब उनके आगे से रूट्स निकलेंगे तो ये सारी अपना सारी डेवलप होंगी। और क्या कहते हैं कि अगर आप इस वक्त देखते हैं गवादर को, आज अगर वो बनना शुरू होता है तो 2015 में उसकी जो ड्राई कार्गो की इनकम है वो $5.7 बिलियन होगी, और लिक्विड कार्गो यानी ये ऑयल वगैरह सारा जो है $18.77 बिलियन होगी। कंटेनर्स जो है वो 295 होगा, और ट्रांसशिपमेंट जो है वो $300 मिलियन की यानी उसके रास्ते जो जाना है। और जो हमें वहां से नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और कोल के जो रिजर्व्स हमें मिलते हैं वो तकरीबन 6,609 मिलियन बैरल्स ऑयल की, 232 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस की, और 38,374 मिलियन टन जो हैं वो हमें कोल रिजर्व्स के मिलते हैं। जनरल हमीद गुल, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी मैंने आपको वेट करवाया, लेकिन मैं पहले अपने नाजरीन को ये बता रहा था कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है क्या, और क्यों यहाँ पे हर मुल्क जो है वो अपने अहकामात चाहता है कि हम बजा लाएं, और उसी वजह से वो करप्ट लोगों को यहाँ पे आने देता है, यहाँ पे क्या कहते हैं उनको सपोर्ट करता है, क्योंकि करप्ट गवर्नमेंट जो हैं वो उनके अज़ाइम पूरा करने में उनकी मदद करती हैं। दरअसल ये शिया सुन्नी फसाद, ये लिसानी फसाद, कराची में होने वाली एथनिक वायलेंस, ये सारी जो है किसी और के इकोनॉमिक यानी इंटरेस्ट हैं जो उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। जनरल साहब जी मोशर, थैंक यू वेरी मच। ये आप अच्छा मौजू छेड़ा, इसके बहुत पेचीदा और मुख्तलिफ किस्म के पहलू हैं जो अभी तक उजागर नहीं हुए, लेकिन पहले दिन से ही जब पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया तो इसके खिलाफ साजिशें होना शुरू हो गई कि इसको कैसे कंट्रोल रखा जाए। तो पाकिस्तान को आप कह सकते हैं कि हमारी जो खुद खुश नसीबी है वही हमारी बदकिस्मती बन गई, जिसको कहते हैं कि रोशनी तबा कि तू बर मन बलाशुदी, कि आप जो मेरी तबीयत के अंदर मेरी खूबी है वही मेरी बुराई बन गई। यानी पाकिस्तान का एक बहुत ही ज़बरदस्त महल वकू है कि ये तमाम सिविलाइजेशन, जो बड़ी सिविलाइजेशन है, कन्फ्यूशियस सिविलाइजेशन हमारे शुमाल में, इस्लामी सिविलाइजेशन जो हमारे वेस्ट में और ख़ुद हम भी उसका हिस्सा हैं, और एक बड़ी सिविलाइजेशन हिंदू सिविलाइजेशन जो हमारे जुनूब में है। इसी तरीके से ये जो बहुत ही जो जिसको कहते हैं क्रश जोन में है कि हिस्टोरिकल फोर्सेस जब भी इमर्ज किए हैं उन्होंने इस इलाके का रुख किया है। स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, आप तो रिसोर्सेज की बात अब कर रहे हैं, वो बहुत रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। माजी में भी रिसोर्सेज रहे, लेकिन वो साउथ में से अंग्रेज आए और फिर वो चलते ही आए, बढ़ते ही आए। रूस शुमाल की तरफ से आ रहा था और वार्म वाटर में पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तो ये थेरीज हैं जिनको कहते हैं कि टॉयन भी इस इलाके को कहता है ईस्टर्न राउंड अबाउट ऑफ हिस्ट्री, के तारीख का राउंड अबाउट
यहाँ जहाँ पे तारीख की कुव्वतें आती हैं और फिर वहाँ से या तो वो लौट जाती हैं या फिर आगे रौंदती हुई पूरे साउथ एशिया को और वेस्ट एशिया को वो अपने कब्जे में ले लेती हैं। बहुत सी इसके ऊपर थेरीज हैं, लेकिन ये प्रूवन थेरीज हैं, इसलिए कि बार बार ऐसा होता रहा। और ये अजीब प्राइमोर्डियल एक प्रोग्रामिंग है नेचर की, जिसमें आप देखते हैं कि दरियाओं के रुख भी शुमाल मगरिब से जनूब मशरिक की तरफ, परिंदों की उड़ान भी साइबेरिया से होते हुए इसी तरफ आते हैं हमारे पास माइग्रेटरी बर्ड्स। इसके बाद आप देखें कि इन्वेडर्स भी इधर से ही आते हैं, हवाओं के रुख भी ऐसे ही चलते हैं। ये कोई अजीब फिनोमेना है जिसको टॉयनबी जैसे और बड़े हिस्टोरियंस ने इसको समझा है और डिस्क्राइब किया है। अब पाकिस्तान यहाँ बन जाता है। पाकिस्तान के पास जो ख्यालात हैं, तीन बड़े बरतर नजरियात दुनिया के इस वक्त जो है, डोमिनेंट नोशंस ऑफ द एज जिसको आप कह सकते हैं। पहला तो मजहब है, और मजहब की बुनियाद पे पाकिस्तान बना, क्योंकि इस्लाम इज द यंगेस्ट रिलीजन और इसमें बड़ी एनर्जी अभी तक मौजूद है। अगरचे इसको बहुत दबा दिया गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, और क्योंकि यहाँ पे स्टेट नेशनलिज्म इमर्ज नहीं किया, जिसकी वजह से हमें बहुत सेटबैक हुआ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब मजहब की जो उठान है उसको आप रोक नहीं सकते। क्रिश्चियंस में भी ये, इसीलिए जॉर्ज बुश ने जब ये सारा सिलसिला शुरू किया था तो उसने कहा था कि ये क्रूसेड है। उसने क्रूसेड का नाम उससे ऐसे नहीं निकला, ये उनके जहन में अभी तक मौजूद है। जैसे एलन बी जब आया और वहां पे सॉरी कता कलामी हो रही है, उस क्रूसेड में जॉर्ज बुश का साथ तो सऊदी अरेबिया ने दिया, मुसलमान सऊदी अरेबिया ने ना, हमने भी दिया। ऐसे तो ना कहे ना आप, हमारी तो हैसियत ही कोई नहीं थी, हम तो वही करते हैं जो सऊदी हमें कह देते हैं, हम वो करते हैं ना एक तरीके से। लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने, ये मेरा ख्याल है दिस इज नॉट द होल ट्रूथ, क्योंकि हम ग्लोबल इंपीरियलिज्म के दबाव में रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। क्योंकि नजरियाती एतबार से एक नेशन, यंग नेशन स्टेट एक नए नजरिए की बुनियाद पे मारिज़ वजूद में आई। उसके पास एक बहुत बड़ा नया ख्याल था, अगरचे ख्याल वो बहुत पुराना था, लेकिन वो मनोअन अपने कुरान पाक में मौजूद है और उसके ऊपर हमारी कमिटमेंट हो गई। अब ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक नया निजाम दुनिया में पाकिस्तान लेके आ जाए, और वो भी जमहूरी अंदाज में। एक जमहूरियत, लोगों की, अवाम की ताकत से बना हुआ पाकिस्तान, जिसके करारदादे मकासद में ये तय हो गया कि इसका रास्ता इस्लाम का रास्ता है। और जो तीसरा है वो न्यूक्लियर ताकत है हमारी, जो कि इस वक्त वो बहुत ज्यादा, क्योंकि जो दिफाई सलाहियतें हैं उनमें सबसे बड़ी इस वक्त जो अथॉरिटी बनती है उसके अंदर वो, उसको न्यूक्लियर सलाहियत कहते हैं हम। तो पाकिस्तान साहब, अगर मैं समराइज करूं तो आने वाले दिनों में, आने वाली सदी में, ये जो 21st सेंचुरी चल रही है, तीन चीजें अहम है: इमर्जिंग मार्केट्स, इकोनॉमी, कंसोलिडेशन ऑफ दैट, ट्रेड रूट्स और एनर्जी रिसोर्स। और ये तीनों जो हैं ये हमारे लिए एक आप समझे कि गले का फंदा बन गई हैं। और तीन ममालिक इसमें जो नजर आता है जिनको बेनिफिट है, मैं उसकी बात, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं उनको यकीनन बेनिफिट है, इंडिया, यूएसए एंड सऊदी अरेबिया। क्या आप इससे एग्री करते हैं? यस, टू एन एक्सटेंट। सऊदी अरेबिया के पास तो अपने बहुत वसाइल हैं, अपने उनके तो एनर्जी वसाइल बहुत खत्म हो रहे हैं। जो एक $1 पे पहले कहा करते थे, नहीं खत्म नहीं। लेकिन सऊदीज को शौक है ना हमारे ऊपर हुकूमत करने का, बगैर यहाँ के आके बादशाह करने का। या हुबारा बस्टर्ड जो इंटरनेशनली बंद है उसके शिकार भी होते हैं, यहाँ पैलेसेस भी बनते हैं, यहाँ पे उनकी याशियां भी होती हैं। ये भी मानने वाली बात है ना, ये तो अपने मुल्क में नहीं कर सकते जो हमारे मुल्क में करते हैं। नहीं, अब तो यहाँ नहीं, अब तो उनके सारे रुख जो है मगरिब की तरफ हो गया ना। उनकी जो नौजवान नस्ल पढ़ी लिखी है उन्होंने अपने क्लब्स भी, दूसरा उनको ये तो नहीं पसंद कि हम ईरान से तेल ले लें किसी भी तरह, या तुर्कमेनिस्तान से ले लें। कॉन्फ्लिक्ट आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर जहां पे आप जो बात कर रहे हैं, जो पॉइंट आउट करना चाहते हैं और वो इससे कहलवाना चाहते हैं, वो बात ये है कि इसमें कोई शुबा नहीं कि जब तक हम ग्लोबल इंपीरियलिज्म के दोनों हिस्सा थे, ईरान और पाकिस्तान, यानी वहां शहनशाह ईरान था, यहाँ अयूब खान था, या सिकंदर मिर्जा था, या उसके बाद के लोग, तो हमारे बहुत आपस में मोहब्बतें थी ईरान और पाकिस्तान की, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सऊदी अरेबिया के साथ भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जिस वक्त ईरान में रेवोल्यूशन आ गया और वो जो मोहरा था ग्लोबल इंपीरियलिज्म का, जब वो फारिग हो गया, उसके बाद अमेरिका चौंक उठा कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर भी एक रेवोल्यूशनरी फिजा पैदा हो सकती है, और पाकिस्तान अगर हाथ से निकल जाता है तो फिर क्या होता है।
दुनिया को एक नया निजाम मिलेगा जिसकी वो मुंतजिर है, क्योंकि इश्तराकियत भी खत्म हो गई और इस्तेमाल तो उससे पहले ही खत्म हो गया था। अपनी आखिरी मार्का उसने अफगानिस्तान में लड़ा और अब वहां से रुखसत हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर सलाहियत हासिल कर ली, जिससे इंडिया जो उनका मंजूर नजर है और ग्लोबल इंपीरियलिज्म का हिस्सा है, जो ब्राह्मणिज्म है और इंपीरियलिज्म है, वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो उनकी सोच भी वही है, होलियर देन दाऊ, तुम्हारे से बड़ा हूं मैं, तुम्हें कोई हक नहीं है। ये इंपीरियल सोच है जो हमारे जागीरदार वडेरे में भी पाई जाती है। तो ये तो हमारे मुसलमानों में भी है। ये मैं जहां भी है, ये सोच का नाम है ना, वो एक इंपीरियल सोच है। आप देखें ना, हकीकत तो ये है जनरल साहब के, सॉरी कता कलामी हो रही है, 19 में से 17 हाईजैकर जो थे वो सऊदी थे, लेकिन अटैक हुआ अफगानिस्तान के ऊपर। क्या ये जुल्म नहीं था? क्या उसमें मुसलमान ममालिक शामिल नहीं थे? बिल्कुल उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जुल्म नहीं था, क्योंकि एक तो मैं बताऊं कि वो अटैक उन्होंने खुद ही करवाया था, और मैं बार बार कहता रहा, आपके प्रोग्राम में कहा कि 9/11 बहाना था। अभी तक उसके कोई सबूत नहीं मिले। उसामा बिन लादेन के ऊपर कोई अभी तक हार्ड एविडेंस मौजूद नहीं, FBI की आप जाके वेबसाइट पे देख ले। दूसरा मैंने कहा, अफगानिस्तान, ये जो 9/11 बहाना था, अफगानिस्तान ठिकाना है और पाकिस्तान निशाना है। तो आप अभी उस बात पे आ रहे हैं, मैं जो बात बहुत अरसा पहले कह रहा था कि पाकिस्तान के आएंगे वो, क्योंकि पाकिस्तान 700 मील लंबा हमारा मैकरान कोस्ट है, और वो जितनी सी लेन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सी लेन, जिसके ऊपर मगरिब और दूसरी दुनिया के जितनी इंडस्ट्री है उनकी प्रोग्रेस है, उसका इन्हिसार है, क्योंकि यहीं से गुजर के जाती है। अब यहाँ 45 साल का ऑयल रह गया सिर्फ, और 45-50 साल का। कुछ डिस्कवरी इराक में हुई है, लेकिन उससे ऊपर जो 150 या 155 साल का ऑयल है या एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वो सेंट्रल एशिया में है। और आपने सही फरमाया कि सेंट्रल एशिया जो है आज फ्रेगमेंट होने के बाद सोवियत यूनियन के, वो अब सेंट्रल एशिया का एक ही रास्ता रह गया। वो सारे मुल्क जो है लैंड लॉक्ड है, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, उनका एक ही रास्ता रह गया है कि या तो वो बंदर अब्बास की तरफ जाएं गल्फ में, जहां पे बह रहा है वो जो स्टेट्स ऑफ हुर्मुज जिसको कहते हैं, आबनाए हुर्मुज, वो एक रुकावट बनती है। लेकिन ओपन सी में तो बनती है गवादर, जो बिल्कुल ओपन सी में है। चाबहार भी उन्होंने बनाई है ईरान ने, लेकिन वो भी मुकम्मल ओपन सी में नहीं है। गवादर पहली बंदरगाह है जो इन सी लेन्स के सर के ऊपर बैठी हुई ओपन सी के अंदर है। इसका ये मतलब है कि अगर एनर्जी आउटलेट यहां से मिल जाता है या ट्रेड और कॉमर्स यहां से चलती है, नंबर 1 ये दुबई के मुकाबले में सबसे, दुबई से भी ऊंचा चला जाएगा। और जितनी भी माइग्रेशन होंगी, जो सरमाया शिफ्ट होगा दुनिया का, वो इधर आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो लेट मी सॉरी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जनरल साहब, सॉरी कता कलामी हो रही है, कि इसका मतलब है कि जिस दिन पाकिस्तान और चाइना गवादर की डील साइन कर रहे हैं, उससे एक दिन पहले गवादर के करीब 80 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उससे एक महीना पहले जब वहां के पेपर्स और MOU फाइनलाइज हो रहा है, तो वहां पे फिर उस वक्त 80 अफराद को कत्ल कर दिया गया। यानी जो पूरे मुल्क में पहले एक फिरका वारियत फैली हुई थी, सडनली बलोचिस्तान में एक ऐसे कबीले के ऊपर चली गई जो इस मुल्क का सबसे पीसफुल कबीला है, और उनकी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अब वो पूरी दुनिया की यानी मैकेनाइज्ड पावर का निशाना एक बन गए। जी बिल्कुल। ये जिस वक्त गवादर का हमने ऐलान किया कि चाइना की मदद से हम गवादर पोर्ट को डेवलप करेंगे, डीप सी पोर्ट, तो उसी वक्त हिंदुस्तान ने बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे हमारे फॉरेन ऑफिस से पूछा कि आप क्यों बनाना चाहते हैं ये। यानी उनकी तशवीश का पूरा इजहार हो गया था उसी वक्त। वो इसके ऊपर बहुत उनको तकलीफ हुई, और मैंने ये ऐलान किया, उस वक्त बयान दिया था एक, कि रेड बटन जल गए अभी इसराइल में भी और अमेरिका वॉशिंगटन में भी और इंडिया के अंदर भी। तो ये रेड लाइट उसी वक्त से ऑन हो गई हुई है। उन्होंने इसके लिए प्लानिंग जाहिर करनी है। अब वो अफगानिस्तान में जो बेशुमार 17 इंटेलिजेंस यूनिट्स इंडिया के बैठी हुई हैं, वो अगर वहां मार्बल खेलने के लिए नहीं बैठे हुए, ये ताश की बाजी तो नहीं लगा के बैठे ना, कुछ काम कर रहे हैं। एक कांग्रेस वुमन ने, अमेरिका की कांग्रेस वुमन ने, जब एक और जो 2 उनकी जो कॉन्सुलेट थी उनका दौरा किया, तो उसने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वीजे तकसीम करने के लिए ये बैठे हुए हैं, ये कोई और ही काम कर रहे हैं। तो अब जाहिर है कि उसके असरात तो होंगे। इसी तरीके से जब 7000 वीजा दिए गए पाकिस्तान की वॉशिंगटन एम्बेसी से और बहुत से दुबई से दिए गए, तो वो सारे लोग जो आए वहां से अमेरिका से, वो कहाँ गए?
अभी तक हमें पता नहीं है उनका, उनकी अकाउंटिंग हमने नहीं की, जिसमें से एक रेमंड डेविस का आपने नाम भी लिया, लेकिन इतने इस जैसे कैसे और लोग हैं। और सबसे ज्यादा उनका रुख जो है बलूचिस्तान की तरफ हुआ करता था, क्योंकि बलूचिस्तान एक जो अलकायदा जिससे हम लड़ रहे हैं उसकी मेजर कॉम्पोजिशन जो है वो अपना मिडिल ईस्टर्नर्स हैं, और उसमें भी मेजर जो है वो सऊदी लोग हैं जो पाकिस्तानियों को मार रहे हैं। ये इसमें कोई शुबा नहीं है कि वो एक तकफीरी ग्रुप है वहां पे जो पाकिस्तानियों को आके उकसाता है। कुछ इनका बदला लेने की जबिल्लत जो है पठान कौम के अंदर वो भी इसमें शरीक है, लेकिन वो तकफीरी जो ग्रुप हैं उन्होंने आके कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारे पास एक जवाज है, क्योंकि ये लोग मुर्तद हो गए हैं। उनको आके बताते हैं और बिल्कुल उनके जिस तरीके से कहते हैं ये इनोसेंट लोग हैं उनके उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये जो तकफीरी एक सिलसिला चल पड़ा हुआ है, अब वो चला तो इजिप्ट से, लेकिन वो हमारे लिए मुसीबत बन गया आके। तो ये सारी चीजें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन जब आप सऊदी अरेबिया का बराह रास्त नाम लेते हैं तो ये जरा हमें मोहतात रहना चाहिए। बावजूद इसके कि मैं समझता हूं कि सऊदी और ईरान की जो पुरानी देरीना चपकलिश है वो कल्चरल नेचर की चपकलिश है। हालांकि तारीख जो है, ये सही नहीं है कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर एरिया बन गया दो मुल्कों की और दोनों मुसलमान ममालिक हैं। एज येट आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू बिल्कुल डेफिनेटली इसके ऊपर कोई जजमेंट देने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन ये जरूर है कि सऊदी अरब में और बाकी जगहों पे भी जो अरब वर्ल्ड है उसके अंदर ईरान के खिलाफ एक जज्बा पाया जाता है। वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने लिए थ्रेट समझते हैं। हालांकि मैं समझता हूं कि अगर वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को थ्रेट अपने लिए समझते हैं तो खुद क्यों नहीं बना लेते। मेरा ख्याल है कि इस वक्त टर्की को और इजिप्ट को और सऊदी अरेबिया को बॉम्ब बनाना चाहिए। चलो राइट, जनरल हमीद गुल हमारे साथ है। वेलकम बैक टू आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। कमिंग बैक टू द टॉपिक, जनरल हमीद गुल साहब, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। क्या मैं गलत कह रहा हूं कि बलूचिस्तान की अंदर जो इंसर्जेंसी है, बलूचिस्तान के अंदर जो वायलेंस हो रहा है, खुद कराची के अंदर जो एथनिक वायलेंस हो रहा है, सिंध में जो हो रहा है, KPK में जो हो रहा है, इसमें बैरून मुल्क ममालिक शामिल हैं, और अगर अमेरिका उसमें शामिल है तो जनरल साहब फिर क्या मैं ये एज्यूम करूं कि कुछ मुसलमान ममालिक जरूर शामिल हैं जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस के अंडर है बहुत ज्यादा, और उससे वो हिल के बात भी नहीं कर सकते। अभी तक हमारे पास हार्ड एविडेंस इसका नहीं है। जो एविडेंस हमारे पास है वो इंडिया के इन्वॉल्वमेंट का है। इंडिया यकीनन इसके अंदर इन्वॉल्व है। जनरल साहब की आवाज नहीं आ रही। जो मेरा ख्याल है कि इसमें उसका हार्ड एविडेंस हमारे पास अभी नहीं है जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया की इन्वॉल्वमेंट तो बिलाशुबा मौजूद है। और उसके ऊपर हमने शर्मल शेख में आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह को यूसुफ रजा गिलानी ने एक डोजिया भी दिया था, तो लेकिन उसका जवाब अभी तक हमें नहीं आया। आप मेरी बात सुन रहे हैं मुबशिर? जी हाँ। हाँ, तो उसका ये अभी मसला ये है कि बलूचिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट तो है, इसमें कोई शुबा नहीं है। अब किस हद तक ये जिस वक्त बलोच माइग्रेट करते हैं, जरा गौर करें कि जो बलोच डिसिडेंट माइग्रेट करते हैं तो वो सीस्तान में नहीं जाते। हालांकि सीस्तान जो साथ लगता हुआ बॉर्डर के उस पार वो बलोच एरिया है। अफगानिस्तान का जो बलोच प्रोविंस है उसका इसका ईरान का उसको सीस्तान कहते हैं। वहां नहीं जाते, वो अफगानिस्तान में जाते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान जब किसी सुपर पावर के कब्जे में होता है और इंडिया का इन्फ्लुएंस वहां हमेशा से जाहिर शाह के जमाने से रहा है, तो वो हमें हमारे साथ शरारत करते रहते हैं वहां पे। इसीलिए एक बहुत खूबसूरत किताब है सेलिक हैरिसन की कि बलोचिस्तान इन द शैडो ऑफ अफगानिस्तान, और उसमें यही कहा गया कि जो अफगानिस्तान के हालात होंगे बराह रास्त वो बलोचिस्तान को मुतासर करेंगे। अमेरिका का जो ओरिजिनल ड्रीम था वो मेरा ख्याल था कि इस तरफ बलोचिस्तान पे चढ़ाई करने का था, इसमें कोई शुबा नहीं है। उन्होंने ओमान में अपनी एम्फिबियस लैंडिंग इक्विपमेंट जो तमाम जमा कर रखी थी ताकि फौरन ही वो गल्फ को क्रॉस करके पाकिस्तान के मैकरान कोस्ट के ऊपर लैंडिंग करने की जरूरत आए तो वो कर ले। लेकिन ये अब थक गया है अमेरिका और उसकी पॉलिसी बदल गई है। ओबामा साहब अपने इनॉग्रल एड्रेस में कह चुके हैं कि दिस इज द एंड ऑफ डेकेड ऑफ वॉर। और वो वॉर क्या है, उसका उन्वान है दहशतगर्दी की जंग। तो वो तो अब खत्म हुई। अब दूसरे और तरीके हैं टू सॉफ्टन द टारगेट।
इंडिया जो है उसके अंदर एक भूखलाहट है कि अमेरिका वहां से चला गया तो हमारा क्या होगा, पाकिस्तान को तो गवादर भी मिल जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान न्यूक्लियर सलाहियत भी मौजूद रहेगा, पाकिस्तान की फौज को भी तकवीयत आएगी, जहादी स्पिरिट भी वहां मौजूद है, और फिर पाकिस्तान चाइना के बहुत करीब है इसलिए बढ़ता जाएगा। लिहाजा वो जो ओरिजिनल उनके अहदाफ थे कि डी इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, डीमिलिटराइजेशन ऑफ पाकिस्तान, इसीलिए मिलिट्री बहुत ज्यादा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जल साहब, मुझे ये बड़ा अजीब सा इत्तेफाक लग रहा है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि गवादर पे अगर चाइना आ रहा है तो सडनली प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। अगर चाइना जो है रेलवे लाइन बिछाने में हमें मदद कर रहा है तो सडनली उसके खिलाफ प्रेस में और मीडिया में हर तरफ शुरू हो जाता है कि चाइनीज इंजन नकारा है, चाइनीज टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट है, और अमेरिकन कंपनियों के नाम आ रहे होते हैं कि जी इनसे लेना चाहिए, इनसे लेना चाहिए, और उन्होंने दफ्तर खोल लेते हैं यहाँ पे आके। अच्छा, उसके बाद अगर मिलिट्री हार्डवेयर की बात हो रही है, जैसे अल खालिद टैंक बना था या और ऐसी चीजें थी, तो सडनली पता चलता है कि जी चाइना के उससे बन रहा है, नहीं वो इन्फीरियर है। अच्छा, फिर एक न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर आती है कि पीसी ओरियंस जो अमेरिकी जहाज पाकिस्तान को मिले उस पे चाइनीज काम कर रहे हैं उसको रिपेयर करने के लिए। तो ये बहाना भी आया क्या कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी चाइना को ट्रांसफर ना हो जाए तो जनाब मेहरान बेस भी हो जाता है, कामरा बेस भी हो जाता है, और सिर्फ पीसी ओरियंट टारगेट होता है। 8 और जहाज वहां पे खड़े हुए हैं, वो नहीं टारगेट होते। वो जहाज टारगेट होता है कि जो एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एंड यूएसए के बीच में। जी, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम एयरक्राफ्ट जो था ये डेफिनेटली उन्होंने बड़ा टारगेट किया। C-130 खड़े हुए थे, दूसरे जहाज खड़े हुए थे, उनको छोड़ के गए, और आपने देखा कि जो कामरा पे अटैक हुआ वो भी हमारा जो एवैक है उसके ऊपर अटैक हुआ। वहां चारों के चारों अनफॉर्चुनेटली चारों हमारे पास जो है वो वहां पार्क थे, तो 1/4 हमारी जो कैपेबिलिटी है एयर सर्वेलेंस की वो तो तकरीबन खत्म हो गई, और 225 कितना 25 अरब डॉलर का वो एक जहाज जो जनरल हमीद गुल, मैं आई एम सॉरी मुझे आपको इंटरजेक्ट करना यहाँ पे, आई नो मैंने आपको आज वक्त थोड़ा दिया, मैं उसके लिए अपोलोजाइज करूंगा। मैं आपको दोबारा इसी मौजू पे मैं इनवाइट भी करना चाहूंगा क्योंकि ये ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन चलते चलते मैं नाजरीन आपको एक चीज़ बता दूं कि बलोचिस्तान का अहम ज़िला गवादर तकरीबन 600 किलोमीटर के एरिया पे मुहित है। 1958 में गवादर जो था वो खलीजी रियासत था, अम्मान का हिस्सा था, और 8 दिसंबर 1958 को 55 करोड़ रुपए में पाकिस्तान ने इसको अम्मान से खरीदा। 1964 में गवादर को बंदरगाह के लिए बेहतरीन और मौजू करार दिया गया, और ये दुनिया की वाहिद पोर्ट है जो नेचुरल पोर्ट वहां पे बनी हुई है, किसी को बनाने का जरूरत नहीं थी। 2002 में इनिशियली चाइना ने इसमें तामीर का आगाज किया। गवादर दुनिया की तीसरी गहरी बंदरगाह है, और ये दुनिया के सबसे बड़े तजारती रास्ते पर वाक़ है, और यह काशगर यानी चीन से फासला 1500 किलोमीटर, जबकि चीनी बंदरगाहों से काशगर का फासला खुद 3500 किलोमीटर है। और गवादर तेल बरामद करने पर चीन को सालाना 20 अरब डॉलर की बचत और पाकिस्तान को 5 अरब डॉलर की आमदन होगी, और गवादर बंदरगाह से 2 लाख खानदानों का रोजगार वाबस्ता है। और खैर एनीवे ये तो ऑन एंड ऑन ये चलता जाएगा, मैं आपको बेनिफिट्स बताता जाऊंगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ चीज़ों में उलझाया गया, चाहे वो फ़िरका वारियत हो, चाहे वो लसानियत हो, चाहे वो सो कॉल्ड एनिमीज ऑफ द स्टेट हमने खुद से क्रिएट करवाए गए, और उन लोगों को पाकिस्तान का हुक्मरान बनाया गया बतदरीज, जो कि आके जिनकी आर्म ट्विस्टिंग आसान थी उनके कैरेक्टर्स की वजह से या उनके मशकूक हरकतों की वजह से, और जो चंद ममालिक का जो है वो लेवरेज वो यहाँ पे इस मुल्क में पैदा कर सकते थे और उनको फ़वाइद पहुँचा सकते थे, चाहे वो ज़मीनें देने की शक्ल में हो, चाहे एनर्जी रिसोर्स देने की शक्ल में हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान के अंदर एक्सेस हो, और अफ़गानिस्तान में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो मिनरल्स हैं उनकी एक्सट्रैक्शन हो। ये एक गेम जो चल रही है, ये इकोनॉमिक्स है, इकॉनमी की गेम चल रही है, मईशत की गेम चल रही है, और अब दुनिया में जंगें होनी ही मईशत के लिए हैं या पानी के लिए हैं। हमें अपने अंदर
खुद से ज़रूर देखना है कि हम किसी के लिए इस्तेमाल ना हो सकता है कि मुझे उकसाया जाए कि फ़लाँ शख्स जो है ये तुम्हारे ख़िलाफ़ या तुम्हारे ईमान के ख़िलाफ़ या तुम्हारे मसलक के ख़िलाफ़ इस तरह से बात कर रहा है, या फ़लाँ ये ज़ुबान वाला तुम्हारे ख़िलाफ़ इस तरह कर रहा है, तो वो मेरे ऊपर भी जजमेंट है कि मैं इस्तेमाल ना हूँ। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।